में हम बात करेंगे फिटनेस के हवाले से, कैसे हम घर बैठकर वर्जिश कर कर फिट रह सकते हैं। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे होते हैं खुदा ना खास्ता बीमार होने का। बीमारी के बाद जब हम सेहतयाब होते हैं फिर हम इरादा करते हैं कल से हम वॉक करेंगे, लेकिन वो कल कभी भी नहीं आता है। और जो आप तंदुरुस्त हैं, सेहतयाब हैं, तो आपको वॉक लाजमी करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। इस हवाले से जानेंगे क्या ऐसी टिप्स हैं जो हम फॉलो करके अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन पे उज़ैर अतीक साहब ने, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़ैर कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया उज़ैर हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। उज़ैर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी देर रोज़ाना वर्जिश ज़रूरी है? देखिए जी, वर्जिश तो करनी चाहिए और टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप अपने आप को डेली का 30 से 45 मिनट देते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जिसमें वर्जिश शामिल है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, तो ये लाजमी हर इंसान को करना चाहिए। और इसमें ये कम अज कम दिन में कम अज कम पूरे वीक में 3 से 4 मरतबा आपको जिम जाना चाहिए। सही हो गया। अच्छा उज़ैर, बहुत सारी चीज़ें हमें यूट्यूब पर और ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज आ रही होती हैं कि आपने इतने सेट लगा लें, इतना इस तरह से कर लें, तो वो क्या हमें करनी चाहिए? क्या हमारे लिए सेफ़ है? अगले दिन तो खलियाँ पड़ जाती हैं क्योंकि अगले दिन हम करते नहीं हैं, या टेक्निक्स हम गलत लगा लेते हैं? देखें, एक बार हर चीज को ना करने के लिए कोई मराहिल होते हैं, कोई प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। जिस तरह बच्चा क्लास पहली दफा जाता है तो वो टीचर को देख के घबराता भी है, तंग भी करता है पेरेंट्स को, रोता भी है। तो जिम की एक्टिविटी और प्रोसेस भी इस तरह ही है। शुरू शुरू में आपको आपका जिस्म जो है थोड़ा सा दिखाता है कि जी खलियां पड़ रही हैं, स्पैज़म हो रहा है बॉडी में, जिस्म दुखता है, बट रूटीन के साथ साथ शुरू के 5 से 6 हफ्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, उस रूटीन को अडेप्ट कर लेती है और वो हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली ये अमल बार बार हमारे साथ होता रहेगा। और जहां तक बात आपकी रेपिटेशन की है, डेफिनेटली देखें, जब आप वर्कआउट करते हैं उसका कोई प्रोसेस होता है, कोई तरीका होता है कि आपने कोई भी वर्कआउट के इनिशियली स्टार्ट में उसके कितने नंबर ऑफ सेट्स करने हैं और एक सेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ रेपिटेशन करनी है। आइडियली स्पीकिंग कोई भी बिगनर जब अपना वर्कआउट स्टार्ट करता है, जिम जाता है, तो उसके लिए ये होता है कि वो कोई भी वर्कआउट करता है वो मसल ग्रुप को फॉलो करते हुए बाइसेप्स करता है, ट्राइसेप्स करता है, शोल्डर करता है, चेस्ट करता है, लेग्स करता है, फुल बॉडी वर्कआउट करता है। सो उसको हर मसल का कम अज कम 2 से 3 सेट्स करने चाहिए और कम अज कम 8 से 12 रेपिटेशन करनी चाहिए। अच्छा, घर में जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारी क्या पोजीशंस हैं जो हमने सेट करनी है, हमारे नीज जो हैं वो ना हो जाएं, हमारा एल्बो हमने कहाँ रखनी है, तो उसकी वजह से गलत टेक्निक्स की वजह से या फिर गलत पोस्चर की वजह से कोई ऐसा नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है घर बैठ के, खुदा ना खास्ता? जी बिल्कुल हो सकता है। जब आप किसी बगैर गाइडेंस के ये वही हिसाब है जैसे कि आप बगैर प्लेन में पायलट के बगैर आप पीछे पैसेंजर्स को बिठाते हो और कहीं प्लेन उड़ना शुरू कर दे खुद ब खुद, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए पायलट होना बहुत जरूरी है। जिम के लिए भी आपको बहुत जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफाइड जिम ट्रेनर हो, उसकी मौजूदगी में अपना वर्क। अगर आपकी बिल्कुल जिम हिस्ट्री नहीं है और आपने जिंदगी में कभी जिम नहीं किया, कभी जिम नहीं गए, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप फर्स्ट टाइम जिम स्टार्ट करते हुए एक पर्सनल ट्रेनर की मदद खदमात जरूर लें ऑन फ्लोर, ताकि वो आपको गाइड करे कि कौन सा वेट कैसे लगाना है, उसके एंगल्स क्या है, प्रॉपर फॉर्म क्या है। क्योंकि इंजरी आने में टाइम नहीं लगता और जब इंजरी आ जाती है तो वो उसकी फिर डेफिनेटली जब आप जिम पहली दफा जाएंगे और इंजरी आपके ऊपर आ जाएगी तो आपके लिए वो सेटबैक होता है। फिर आप मायूस होकर वापस बैठ जाएंगे घर पे और मजीद हफ्ते और महीने शायद आपको रिकवर करने में लग जाए। तो बहुत जरूरी है कि आप बगैर गाइडेंस से कभी भी जिम ना करें, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल ना करें। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, वेट लूज करने के लिए कितने % एक्सरसाइज होती है, कितने % हमारी डाइट होती है? देखिए जी, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली काम करती हैं, दोनों चीजों का मुकम्मल होना जरूरी है। बट अगेन वेट लॉस और वेट गेन दोनों में ही आपकी डाइट का जो मेजर अमल दखल है वो 65 से 70% होता है और 25 से 30% आपकी वर्कआउट आप पे अहमियत का हामिल है। सो दोनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप स्पेशली वेट लॉस की बात करते हैं तो उसमें आपकी डाइट का प्रोपोर्शनेट होना, न्यूट्रिएंट वैल्यू का पूरा होना और कैलोरी डेफिसिट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अगर होगी तो अभी आप अपने वेट लॉस की जर्नी को फॉलो कर सकेंगे। साथ साथ अच्छा वर्कआउट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी मसल को स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए होती है।
सही हो गया। अच्छा उज़ैर, हम देखते हैं कैलोरी डेफिसिट में तो सब तकरीबन जा रहे हैं, सब ने ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं, उसके मुताबिक आप सब चीज़ें एंटर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आ जाता है आपने डेली बेसिस पर इतनी कैलोरीज जो है उसकी इनटेक करनी है। क्या ये तरीका दुरुस्त है वेट लूज़ करने के लिए जो हम सेल्फ कर रहे होते हैं खुद से? देखिए अगेन बात भी आती है, अगर तो आपका कोई हिस्ट्री है, अगर आपकी कोई बैकग्राउंड है जिसमें आपने जिम पहले किया हुआ है, आपको चीजों का आइडिया है, नॉलेज है, तो फिर बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज तो देखें, सेल्फ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऐप्स डाउनलोड करें, उस ऐप ने आप उस ऐप से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। अगेन किसी बंदे का उसको गाइडेंस को लेके चलना, उसको कैलकुलेट करना, मॉनिटर करना, ये बहुत जरूरी है। सो एप्स डेफिनेटली हेल्पफुल होती हैं, वो बनाई भी इसलिए गई हैं ताकि आपको सेल्फ ट्रेनिंग में आसानी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिम की एक्सेस नहीं होती, तो आपको ये एटलीस्ट पता था कि मैं खा क्या रहा हूँ। तो वो ऐप आपको उस लिहाज से बहुत पॉजिटिवली हेल्प करती है कि आपने क्या खाया, आप उसमें अपनी कैलोरीज, अपनी डाइट को ऐड करते रहते हो, आपको कैलोरीज इंटेक बता देती है कि आपने आया डेफिसिट में गए या सरप्लस में गए। सो ये सब चीजें एडिशनल टूल के तौर पे हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं और इनका फायदा ही होता है। सो मैं इनके बिल्कुल हक में हूँ कि ये ऐप्स आपको सपोर्ट करती हैं, बट तब सपोर्ट करेंगे जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगी। सही हो गया। क्या चीज़ें हैं जो हमें माइनस करनी चाहिए, कौन सी ऐसी मिथ वगैरह हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग, बच्चे आपके पास ऐसे आते होंगे जो तकरीबन चीज़ें ख़राब करके आ रहे होते हैं, अपनी हेल्थ भी, अपना इंटरनल भी? बिल्कुल, मेरे पास जो एज ग्रुप 19-18 ईयर्स ओल्ड से लेके मेरे पास 75 ईयर्स ओल्ड तक का एज ग्रुप आता है। सो इसमें आप अंदाजा लगाते हैं कितना ह्यूज पूल है ये। बेसिकली हमारे पास हमें जो बेसिकली पहले काम करना है, अपनी बेसिक्स के ऊपर काम करना है। उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि हम होम फूड को तरजीह दें। वी स्टार्ट डूइंग टेकिंग होम फूड, वो बहुत जरूरी है। ये फेज नंबर 1 है। फेज नंबर 2 है कि उस होम फूड पे जब हम शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद हम कोशिश करें कि हम अपनी पोर्शन को कैसे कंट्रोल करें। दैट इज फेज 2। पोर्शन कंट्रोल करने का मकसद ये है कि हमने किस मील में कितना कितना पोर्शन लेना है। एक बात यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दूं अपने नाजरीन के लिए कि ये जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है, इसलिए वन शुडंट स्किप द ब्रेकफास्ट। मैं मील स्किपिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसलिए कि आपके लिए मील जो है वो फूड, वो एज ए फ्यूल काम करता है आपकी बॉडी के लिए। तो स्किपिंग इसका सोल्यूशन नहीं होता। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने मील की प्रोपोर्शन को कंट्रोल करना है। सो पहली बात ये कि किसी ने भी आज के बाद ब्रेकफास्ट जो है उसको स्किप नहीं करना। ये बहुत गंदी रूटीन है और हमारे यहाँ यंगस्टर्स में बहुत ही आदत डल गई है। इवन बड़े भी इसका शिकार है कि वो उठ के सुबह नाश्ता नहीं करते, समझते हैं जी कि ये एक फैशन है, ये एक ट्रेंड है कि नाश्ता करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नाश्ता लाजमी करना चाहिए, ऑफिस निकलने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले। और तो सेकेंडली बहुत सारे लोग जो हैं ये नाश्ता वगैरह की रूटीन तो ठीक है, जानबूझकर पेट खाली रखते हैं, कुछ खाते ही नहीं है, फाके करते हैं कि शायद इससे हमारा वेट लूज हो जाएगा, एक टाइम पर हैवी मील ले लेते हैं। तो क्या फ़ायदेमंद है? ओमैड आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो उसकी वजह से 1 मील आ डे हमने कर लिया और सारा दिन कुछ नहीं खाया। इससे क्या गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं? इससे वेट लूज होता है या नहीं होता? वेट लूज तो उससे किसी हद तक शायद आपका होता होगा, बिकॉज आप डेफिसिट पर जाते ही हैं, बट प्रॉब्ली दिस इज नॉट द राइट वे। हमेशा चीजों को प्रैग्मेटिक होकर करना चाहिए, वो अप्रोच जो कि लॉन्ग लास्टिंग चले। हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, कीटो की डाइट आती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है। लोग फाके समझ के करते हैं कि सर हमारा वेट जल्दी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी को एक फ्यूल चाहिए होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फ्यूल अगर बॉडी को मिलता रहेगा, लेकिन उस फ्यूल का अच्छा और क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। जैसा गाड़ी में अच्छा ऑयल डलवाते हैं, अच्छा पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी सही परफॉर्मेंस देती है। ऐसा नहीं होता गाड़ी से ऑयल निकालें और निकालेंगे आप गाड़ी सही चलेगी। तो इंसान की बॉडी भी एग्जैक्टली इस तरह ही होती है, इसी पैटर्न में चलती है। हमें चाहिए कि अपनी क्वालिटी ऑफ फूड को बेहतर करें, मुरगन ग़िज़ाएं को बिल्कुल निकाल दें। स्पेशली रात सोने से पहले कोशिश करें कि जितना लाइट फूड हम खा सकें वो लाएं। लाइट फूड से मुराद यहाँ पे सूप्स को तरजीह दी जाए, लेंटल्स दालों को तरजीह दी जाए, वेजिटेबल को तरजीह दी जाए, और ग्रिल्ड आइटम जिसमें ग्रिल्ड फिश आती है, ग्रिल्ड चिकन आता है, उस तरह के खानों को तरजीह दी जाए। जैसी ग़िज़ाएं जो हमारे बहुत ऑयल में बनती हैं उनको अवॉइड किया जाए। कार्ब्स का इनटेक कंट्रोल किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि 100% कार्ब्स को निकाल दें, बट कार्ब्स को जितना मिनिमलिस्टिक लेके चलेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। बट कार्ब्स की अच्छी फॉर्म में लें, आप पोरिज की फॉर्म में लें, आप बॉइल्ड राइस की फॉर्म में ले सकते हैं, आप फ्रूट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। सो वो चीजों का इंतखाब करें जो कि बेनिफिशियल है आपके बॉडी फंक्शनलिटी के लिए। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया अज़ैर हमें ज्वाइन करने के लिए और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए।